जी नादरीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम। मेरा ताल्लुक डहर की डिस्ट्रिक्ट घोट की पाकिस्तान से हैं। और जैसा कि आपको पता है कि दोपहर की इस खूबसूरत पहर में मैं हमेशा की तरह आज फिर आपको सलाम करूंगा, इस उम्मीद से कि जहां होंगे आप खुश होंगे और आपकी जो ख्वाहिशात हैं, जो नेक ख्वाहिशात हैं, वो यकीनन आपकी जल्दी कामयाब हो जाएं। और जो आप मेहनत कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, हम दुआगू हैं रब पाक की दरगाह में कि आपकी वो जो मेन मकसद होता है, वो काम होता है, वो जल्द से जल्द हो जाए। क्योंकि दुनिया में हम चाहते हैं कोई भी इंसान दुखी ना रहे, हर कोई सुखी रहे अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और अपने काम के साथ। तो जैसा कि नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट है, हम कोशिश करते हैं कि रोज़ मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले हर उसी नौजवान को या हर उसी इंसान को हम इस स्क्रीन पर लेके आएँ जो इंसान ज़ात से प्यार करता हो। आज हमारे साथ जो गेस्ट है उसका नाम है अब्बास कंबर साहब। वो एंटरप्रेन्योर है और पाकिस्तान कराची से उसका ताल्लुक़ है। कतर में पैदा हुए हैं और मुख्तलिफ शोबाजात से उसका ताल्लुक़ है। इंग्लैंड में उसने तालीम हासिल की है। हम उसका क्या तारुफ़ कराएँ, हम चाहेंगे कि वो अपना तारुफ़ खुद अपनी ज़ुबानी कराए। और सबसे पहले फिर भी मैं अब्बास कंवर साहब को फिर सलाम कहूँगा और खुशामदीद कहूँगा अपने शो में शामिल होने पर। जी अब्बास साहब, क्या हाल चाल है? आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? सर आज तो बहुत ही अच्छा हाल है, क्योंकि आप हैं सामने। आप मेज़बान हैं, मैं मेहमान हूँ। और हम तो आपको वाह, देखते हैं, आपका खूबसूरत अंदाज़, डिसेंट अंदाज़ और तमीज़ वाला अंदाज़, जिस तरीके से थैंक आप यू। पूरी डिटेल भी बताते हैं, टू द पॉइंट भी बताते हैं सर। और बहुत एक लेवल है आपका। और मैं तो तारीफ़ क्या करूँ सर, सब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त। और जो मेहमान आप लेके आते हैं, तो मैं तो खैर इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं आपका मेहमान बन सकूँ, लेकिन आपका बड़कपन है कि आपने मुझे मदऊ किया। और यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ज़बरदस्त। और मुझ जैसे लोग आपसे बात करना सीखते हैं, तो ज़बरदस्त। दूसरा, ये मेरा नाम अब्बास कंबर है और आज मैं रमेश कुमार बीएम साहब का मेहमान हूँ। हाँ, ये मेरी खुशनसीबी है। और काफ़ी बड़े बड़े लोग, नाम एक नाम नहीं है, जो इनके प्रोग्राम में आ चुके हैं, तो ये मेरे लिए शर्फ़ का बायस है कि काबिल ना होते हुए भी मैं इनके प्रोग्राम में मौजूद हूँ। दूसरा, मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, कतर में पैदा हुआ हूँ। इंग्लैंड मैंने वहाँ पे काम भी किया है, पार्ट टाइम जॉब किया है, पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पे रहा भी हूँ। मेरे चाचा होते हैं वहाँ पे यूके में, वो भी एंटरप्रेन्योर हैं। मेरे दादाजी पहली बार कतर गए थे, जिनकी वजह से मेरे वालिद साहब भी वहाँ, उन्होंने जॉब भी की, एंटरप्रेन्योरशिप भी की। और मैंने भी एंटरप्रेन्योरशिप एट लास्ट कर ही ली। पहले तो मेरा माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप का नहीं था। ऑल्दो मेरे दादाजी, मेरे वालिद साहब, मेरे चाचा जी एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड रखते हैं, लेकिन मेरा जो फ्रेंड सर्कल था और हमारी जो पढ़ाई लिखाई थी, उस हिसाब से हमारा माइंडसेट ये था रमेश भाई, कि हम लोग बेहतर से बेहतर कंपनी में जॉब करें। मेरे फ्रेंड सर्कल में ज़्यादातर, मेरा शौक़ बैंकर बनने का था, किसी का शौक़ कतर एयरवेज़ में जाना था, किसी का शौक़ एक्सचेंज में काम करके वहाँ पे एक्सेल करना था। तो मेरा अल्टीमेट टारगेट मैंने बैंक रख लिया था। होता है, बन जाती हैं चीज़ें, तो उस हिसाब से हमने पढ़ाई लिखाई की। हम जॉब ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो फ़ौरन से तो बैंक में नहीं लग गए, काफ़ी कंपनीज़ में काम किया अंडर फादर स्पॉन्सरशिप कतर के अंदर। उसके बाद फिर प्रोफेशनली, ऑफिशियली अंडर कंपनी में, जो मेरा अंडर कंपनी स्पॉन्सरशिप, जो पहला मेरा जॉब था, वो हबीब कतर इंटरनेशनल एक्सचेंज में था कतर में। फिर उसके बाद मैंने कमर्शियल बैंक ऑफ कतर में एक टेन्योर किया। लेकिन रेहान अहमद अल्लाह वाला भाई को जब हमने फॉलो करना शुरू किया कतर में, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करते थे कि पाकिस्तानीज़ को भी और पाकिस्तान के बाद बाकी लोगों की को भी एंटरप्रेन्योरशिप अपना लेनी चाहिए। तो क्योंकि मेरा माइंडसेट जॉब का बना हुआ था मेरे दोस्तों की तरह, तो मैंने जब रेहान भाई को फॉलो करना शुरू किया, तो उनकी बात एक मुनफरिद अंदाज में दिल को लगी। फिर जो उन्होंने बातें शुरू की, वो मैंने समझना शुरू की। और उसी तरह मैंने एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाना शुरू किया, जिस तरह मेरे दादाजी, मेरे वालिद साहब और मेरे चाचा जी करते रहे थे। रेहान भाई के को सुनने से पहले मैं अपने ही लोगों की बात नहीं समझ पा रहा था, अपने ही बड़ों की बात नहीं समझ पा रहा था। ये मेरी कमज़ोरी है। लेकिन रेहान अहमद अल्लाह वाला भाई ने जिस तरह से समझाया, तो मैंने फिर अपने बड़ों से इस मामले में भी कनेक्ट कर लिया, जो कि प्रोफेशनल लेवल पे है, जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो मैंने फिर जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की। डर ये था कि जॉब छूट जाएगी तो इनकम क्या होगी, इसलिए मैंने छोटे लेवल पे स्टार्ट किया।
और जॉब में यही मसला है कि इंसान डिपेंडेंट हो जाता है सैलरी के लिए, फ़िक्स सैलरी के लिए। तो खैर जब मैं स्टेबल हो गया, जब मेरा बिज़नेस अच्छा चलने लगा, तो फिर मैंने देखा मैं पूरी तरह अब डिपेंड कर सकता हूँ बिज़नेस पे, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता जॉब से एग्ज़िट कर लिया, रिज़ाइन कर दिया। और इसी तरह फिर अब तक करते आ रहे हैं और नई नई टेक्निक्स फॉलो करते हैं। रेहान भाई जो अपडेट करते हैं डेली बेसिस पे, मेरी सारी जो छोटी सी टीम है वो रेहान भाई के, मैंने उन पे ड्यूटी लगाई हुई है। वैसे तो वो ख़ुद रेहान भाई के फ़ैन हैं, लेकिन मैंने भी ड्यूटी लगा ली है कि सुस्ती नहीं करनी, रेहान भाई के लेक्चर्स डेली बेसिस पे देखने, ताकि आपको नए आइडियाज़ मिलें और नई स्ट्रैटेजीज़ मिलें और आप फिर एक्सेल करें। और इसी तरह होता है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा न्यू क्रिएटिविटी आती है माइंड में, टीम के भी और मेरे भी। और मैंने फ़ेसबुक इनिशियली बहुत पहले, मैं क्योंकि बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने जो पहला अकाउंट फ़ेसबुक का बनाया था वो रेहान भाई के बार बार फ़ेसबुक कहने की वजह से बनाया था, रमेश भाई। उसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ कि जो मैं एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहा था, तो मुझे बैठे बैठे कस्टमर, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता था, मैं जॉब करके फ़ारिग होता था, तो मैं अपना कंप्यूटर पे मैसेजेस भेज दिए, जिसको इंटरेस्ट है वो आ जाएंगे, जिसको नहीं है वो इग्नोर कर देंगे। तो इस तरह से ज़्यादातर कस्टमर और क्लाइंटेल जो ग्रैब किया है वो फ़ेसबुक के थ्रू ही किया है इनिशियली, और अभी भी फ़ेसबुक को ही मेरी टीम यूटिलाइज़ करती है और उसी के थ्रू कस्टमर को फॉलो करती है। ज़्यादातर 90% ऐसा ही होता है, फिज़िकली बहुत कम होता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा बस साहब आपका तारुफ सुनकर, और जो आपने मेरी तारीफ की, तारीफ अल्लाह की ज़ात की है। हम तो इंसान है, हमारा काम है मेहनत करना, जदोजहद करना, लेकिन फिर भी आप भाइयों जैसी दुआएं हैं, शफ़क़त है और अल्लाह की रहमत है जिसके थ्रू आप हमसे मोहब्बत करते हैं। आपका तारुफ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने तमाम तफसील से आगाह किया। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जब पैदा कतर में और इंग्लैंड में पढ़े, तो कतर और इंग्लैंड तक का सफ़र आपका कैसे रहा और वहाँ कैसे गए, थोड़ा सा इस मुतालिक अगर बता दें तो। जी ज़रूर ज़रूर, ये तो बड़े खूबसूरत लम्हात हैं जिनका आपने ज़िक्र छेड़ा है, और अक्सर मैं बताता हूँ प्रोग्राम्स में। बेसिकली ब्रिटिश काउंसिल में कतर में एक स्कीम निकली थी फॉरेनर्स के लिए, जो पाकिस्तानीज़ हैं, बांग्लादेशी हैं, इंडियन हैं, श्रीलंकन हैं, जो वहाँ पे एक्सपैट्स कतर में रह रहे हैं, कि जिन उनकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, बेटा बेटी, जो लोग वहाँ पे फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, खारजी लोग, तो उनके लिए एक स्कीम निकली थी कि अगर वो पास कर लेते हैं ब्रिटिश काउंसिल का टेस्ट, तो उनको स्कॉलरशिप की बेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन मिल जाएगा यूके में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, जिस लेवल पे वो पढ़ना चाहे, अगर वो टेस्ट क्लियर कर देते हैं। टेस्ट बहुत आसान था ब्रिटिश काउंसिल का, हमने क्लियर कर लिया, हमारे बैचेज में और भी लड़के लड़कियां थे, डिफरेंट नेशनलिटीज़ के भी थे। अब यूके में फ़ीस तो भरनी नहीं थी, एडमिशन मेरा कॉलेज ऑफ नॉर्थ वेस्ट लंदन में हो गया था, वेम्बली ब्रांच में मैंने सेलेक्ट की थी। और इसके अलावा मेरे चाचा जी का वहाँ पे घर था, तो खाना पीना रहना फ्री था, तो हर लिहाज से बहुत अच्छा हो गया। और बिज़नेस टेक्नोलॉजी मैंने सेलेक्ट किया था सब्जेक्ट, तो उस 99 to 2000 की बात कर रहा हूँ, जस्ट बिफोर मिलेनियम, 1 ईयर बिफोर मिलेनियम। तो बस बहुत अच्छा सफ़र रहा, और इस तरह मैं कतर से यूके चला गया स्टूडेंट वीज़ा पे। और उसके बाद फिर उससे पहले भी बेसिकली मैं यूके गया हूँ। मैं अपने दादा दादी, अपने वालिदैन, और अब मेरी सिस्टर बहुत छोटी थी जो मुझसे 6 साल छोटी हैं, सदफ़ फ़ातिमा, तो वो कनाडा में होती हैं अभी, और उनके साथ हम सब गए थे यूके में। तो मैं उस वक्त 12 to 13 ईयर्स का हूँगा। हम विज़िट पे गए थे, बेसिकली मेरे वालिद साहब लेके गए थे हमें सबको घुमाने के लिए, तो बड़ा इन्जॉय किया उस टाइम पे, वहाँ पे बहुत मज़ा आया। और फिर मैं उसके बाद 1-2 बार और भी गया, मैं सिर्फ अपनी दादी जी के साथ भी जा चुका हूँ यूके। इसके बाद मैं अकेला एक बार विज़िट पे गया था। फिर इसके बाद मैं जो स्टूडेंट बेस पे गया हूँ वो 99 to 2000 गया हूँ। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा कतर से यूके तक का। अच्छा, वहाँ आपने कितनी एजुकेशन हासिल की और कितने साल रहे, और उसके बाद फिर आप कतर आए, फिर आपका कतर वाला फिर कैसे सफ़र रहा, वहाँ पर आपने जॉब की, थोड़ा सा इस मुताबिक बता दें। बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत खूबसूरत ज़माना था वहाँ पे। मैंने एजुकेशन जो है बेसिकली 1 साल की हासिल की, जो कि बिज़नेस टेक्नोलॉजी में थी। वो डिप्लोमा था कॉलेज ऑफ नॉर्थ वेस्ट लंदन से, वेम्बली ब्रांच से। वो डिप्लोमा जब मैं कर रहा था तो शाम को तो मैं फ़ारिग होता था, तो घर जाने का दिल नहीं करता था। तो मैंने वहाँ पे इनिशियली वैकेंसी थी, इंटरनल वैकेंसी की, उनको लाइब्रेरियन चाहिए थे, तो मैंने शाम से रात की शिफ्ट में वहाँ पे जॉब की, क्योंकि सुबह तो मैं स्टडीज़ में होता था कॉलेज के अंदर ही।
और शाम से रात में फ्री होता था तो मैं वहाँ पे जॉब भी करता था, तो एक एक्स्ट्रा पॉकेट मनी हो जाती थी, क्योंकि एज सच पैसों की ज़रूरत नहीं थी मुझे, क्योंकि लक मेरी ये रही, अल्लाह ताला का करम और एहसान ये रहा कि फ़ीस थी नहीं, क्योंकि स्कॉलरशिप बेस पे गया था, 100% स्कॉलरशिप बेस पे। और रहने का ख़र्चा नहीं था, क्योंकि चाचा जी का घर था जो मेरे वालिद साहब की जगह हैं, उनका एहसान है। और खाना पीना भी उनके घर पे था, बाहर वो खाने नहीं देते थे, वो कहते थे हराम ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, इसलिए। तो एक मज़े में, सुकून में, अल्लाह ताला के फजल करम से टाइम गुज़रा। इसके अलावा फिर मैंने वहाँ पे मार्क्स एंड स्पेंसर में भी काम किया है, पार्ट टाइम सेल्स कोऑर्डिनेटर के हिसाब से। तो बड़ा अच्छा एक्सपोजर मिला। एक्सेंट शुरुआत में नहीं समझ में आता था, ब्रिटिश एक्सेंट बहुत मुश्किल लगता है आज भी मुझे, क्योंकि मेरा पाकिस्तानी एक्सेंट है और वो थोड़ा सिंपल होता है। बुक एक्सेंट होता है हमारा, जो पाकिस्तानी लोग होते हैं, हमारा मेरी नज़र में बेहतर एक्सेंट होता है। क्यों रमेश भाई? बिल्कुल बुक में जैसे लिखा है हम वैसे बोलने की कोशिश करते हैं। और इंग्लैंड में तो वो ना टी बोलते हैं, ना वो टी खा जाते हैं, पता नहीं, और पता नहीं टेढ़ा मेढ़ा करके बोलते हैं। तो वो तो अपनी ज़बान ख़राब कर रहे होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा स्टाइलिश लगता है लोगों को। हालांकि हम तो किताबी उन्हीं की किताब का एक्सेंट उनको बता रहे होते हैं। तो लेकिन ये है कि मज़ा आया अलग अलग। फिर जी हाँ, स्कॉटिश का तो बिल्कुल ही नहीं आता, स्कॉटलैंड का, वो जो स्कॉटिश लोग जो कॉलेज में आए हुए थे, जो टेम्परेली इंग्लैंड में रह रहे थे एक्सपोजर के लिए, तो वो क्योंकि ट्रैवल बहुत करते हैं वहाँ के लोग आजकल, और उन ज़माने में भी जो इख्तलाफात बीच में आयरलैंड के, स्कॉटलैंड के, इंग्लैंड के आपस में ख़त्म हुए थे, तो एक दूसरे से मिलना जुलना उन्होंने शुरू किया। अभी भी काफ़ी तजाद हैं कुछ लोगों में, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जो वो पुराने ज़मानों में होते थे। तो स्कॉटिश जो लोग थे, तो वो तो मैं कहता था व्हाट 3 बार पूछता था मैं। स्कॉटिश एक हमारी दोस्त थी, तो उसको मैं 3 बार, तो वो बोलती थी आर यू डेफ, यानी कि अब ये तो मेरा एक्सेंट है, वो बोलती थी तुम बहरे हो, बहरे हो क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रही भाई, वो अच्छी भी, वो अलग ही लेवल ना। फिर अल्लाह माफ़ करे, लेकिन बड़ा मज़ा भी आता है, एक्सपोजर मिलता है, जो चीज़ें हमने नहीं सोची होती हैं। फिर मैं यूके गया था ये सोच के, जब मैं कि भाई यूके तो बड़ा यूरोप होगा, ये होगा जो मूवीज़ में हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कभी जेम्स बॉन्ड की, जो कभी टॉम क्रूज़ की, या जो भी है, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं है। उससे ज़्यादा खूबसूरत तो टर्की है, उससे ज़्यादा खूबसूरत और दूसरी जगह हैं जो वाकई यूरोप लगते हैं। टर्की यूरोप लगता है भाई, इंग्लैंड कहाँ से यूरोप लगता है? एनीवेज, विद रिस्पेक्ट, हर किसी की अपनी वैल्यू होती है, लेकिन वो जो दूर के डोल सुहाने होते हैं, वो चीज़ नहीं है इंग्लैंड जो मैंने सोची थी जब घूमना शुरू किया। वैसे मैं काफ़ी जगह गया हूँ, एक कोने से दूसरे कोने, मैं लीड्स भी गया हूँ, मैं मैनचेस्टर भी गया हूँ, साउथ, अभी तो नाम भी भूल गया, साउथ हॉल भी गया हूँ, ब्रैडफोर्ड भी गया हूँ, इसके अलावा बहुत वेल्स भी गया हूँ। फिर इसके अलावा मैं इस बॉर्डर्स पे भी गया हूँ, जो कनेक्ट होती हैं चारों उससे। एनीवेज, अच्छा रहा। फिर खैर उसके बाद मैं जब वापस आया हूँ कतर, तो फिर उसके बाद मैं अपने बैचलर्स के लिए पाकिस्तान आया, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त, उस ज़माने में कतर में कॉलेज में वो सब्जेक्ट्स नहीं होते थे और यूनिवर्सिटीज़ होती ही नहीं थी। लेकिन अब और ज़माना है, अब कतर में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं शायद ही कहीं हो। कतर ने बहुत डेवलप किया है, बहुत, जी हाँ बिल्कुल, बहुत वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत कॉलेजेस हैं। अब मैंने तो उसको रेगिस्तान से अमेरिका बनते हुए देखा है ना कतर को, मेरी तो आंखों के सामने है, हम तो वहाँ पैदा हुए हैं। तो हमने तो पूरा रेगिस्तान से पहले पाकिस्तानी, ईरानी, बांग्लादेशी और साउथ इंडियन मलयाली होते थे। मलयाली भाई हमारे बड़े प्यारे और स्वीट लोग होते हैं, उनके खाने भी बड़े मीठे मीठे होते हैं, तेज़ खाना भी, वो मीठा डाल देते उसमें, तो मिठास आ रही होती है। तो वो होते थे, 4 नेशनलिटीज़ होती थी अरबियों के अलावा। अब तो हमारे सामने नेपाली आए लेबर कम्युनिटी में, फिर प्रोफेशनल कम्युनिटी में, ब्लू कॉलर में, वाइट कॉलर में, येलो कॉलर में, टर्किश, पैलेस्टीनियंस, अमेरिकन, ब्रिटिश, जर्मन, ये सारे हमारी आंखों के सामने आए वहाँ पे ना। तो वो चेंज होता गया, डेवलप होता गया। फिर उनका अपना तेल है, अपना गैस है, दुबई की तरह नहीं है कि बिज़नेस पे टिका हुआ हो, उनका अपना तेल है, अपना गैस है। वहाँ के अलग सिस्टम है वहाँ पे, एक अच्छा फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। मुझे वहाँ की, मेरी पूरी दुनिया में मुझे अगर कोई जगह अच्छी लगती है, सुकून देती है, तो वो कतर का कॉर्निश है। वहाँ पे वॉक करना, समंदर के किनारे जिस तरीके से उन्होंने डेवलप किया हुआ है, मैंने उस वक्त भी वॉक की थी कतर के कॉर्निश पे, जब कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ समंदर होता था सर, मैं छोटा था, और एक शेरेटन होटल था। आज वो शेरेटन, जी हाँ, वो शेरेटन होटल होता था और कुछ नहीं होता था, सिर्फ समंदर, वो कॉर्निश। और आज जब मैंने वॉक की है, मतलब तब भी वॉक की और अब भी वॉक की, जब वो शेरेटन इतना सा नज़र आ रहा है,
पहले वो लगता था कि समझ शेरेटन से बड़ा कुछ बन ही नहीं सकता। बन अब नहीं सकता। शेरेटन इतना सा, ये टावर्स बना लिए उन्होंने, ये वो कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया, अब शेरेटन नज़र ही जब नहीं आता। उस वक्त भी वॉक किया, यानी वो तो वीकली बेस पे मैं जाता था, फैमिली के साथ भी वॉक करता था। मैं अपने वालिद साहब के साथ वॉक कर चुका हूँ काफ़ी दफ़ा कतर में। मैं अपनी वालदा साहिबा के साथ वॉक कर चुका हूँ बहुत दफ़ा कतर में। अपनी वाइफ के साथ कर चुका हूँ, अपनी सिस्टर के साथ कर वाह जी चुका हूँ। डॉटर को मैंने अभी उसमें ट्रॉलो में कितना घुमाया है कॉर्निश में। मुझे बहुत पसंद, मेरी फेवरेट तरीन, दुनिया में सबसे फेवरेट तरीन जगह कतर का कॉर्निश है। कतर का कॉर्निश जबरदस्त। बड़ी सुकून जगह, सुकून दी जगह। अच्छा बस भाई सुभान ये बताना, आप बैरून ममालिक में पढ़े हैं, वहाँ पर आपने जॉब की है, लेकिन फिर पाकिस्तान में अभी रह रहे हैं और पाकिस्तान में अपना कारोबार कर रहे हैं, क्या समझते हैं? वैसे जो दूसरे लोग जाते हैं वो बैरून ममालिक एक मरतबा जाते हैं और वहाँ से वापसी आने का दिल ही नहीं करता। तो अभी आपका क्या आइडियाज़ है, आपके क्या ख्यालात है, आप क्या करना चाहते हैं? यहीं रहेंगे, यहीं बिजनेस करेंगे, या फिर वहाँ भी जाके कारोबार करना चाहते हैं? देखिए, सवाल तो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरा ऑलरेडी बिज़नेस कतर में है, छोटा सा है जी। ऑलरेडी। जो मैं डिपेंडेंट उस बिज़नेस पे हूँ। पाकिस्तान मेरे आने का मकसद ये था कि मैं लॉन्ग टर्म में यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने आप को यहाँ पे सेटल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बाहर ठीक है पैदा हुआ हूँ मैं, कतर में ही सारी ज़िंदगी रहा हूँ। इंग्लैंड में मैं इतना ज़्यादा नहीं रहा हूँ, बीच में विज़िट्स पे गया हूँ और फिर मैं डिप्लोमा के लिए गया हूँ। लेकिन ये कि मज़ा नहीं आता, वो जो अपने मुल्क की बात होती है वो नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि मैं लॉन्गर टर्म में अपने मुल्क में रहूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सेटल होना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब ये है कि कतर मुझे जाना होगा सितंबर में, शायद प्लान तो है, देखते हैं अल्लाह की ज़ात है, कोई और चीज़ बीच में ना आ जाए, या हो सकता है बैठे बैठे यहाँ काम हो जाते हैं तो जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ इशू ऐसा है कि जाना ज़रूरी है। तो एनीवेज़, तो ये है कि ख्वाहिश यही है कि प्रॉपर लेवल पे पाकिस्तान में सेटलमेंट हो जाए मेरा, मैं इस्टेब्लिश कर लूँ पाकिस्तान में, तो मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन मजबूरी होती है, जब यहाँ पे प्रॉपर सेटलमेंट नहीं होता तो हमें जाना पड़ता है मजबूरी में। लेकिन अगर यहाँ पे बात बन जाती है, उस लेवल पे सक्सेस मिल जाती है, तो फिर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं और मेरी फैमिली यहाँ पे रहना चाहते हैं। क्योंकि मेरी वाइफ भी दुबई में पैदा हुई है, वो भी मेरी जैसे मैं पाकिस्तान से दूर रहा, वो भी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान से दूर रही है। और जो लोग पाकिस्तान से दूर रहते हैं या बाहर पैदा हुए होते हैं, उन मेरा ये ख्याल है कि उनको ज़्यादा दिल कर रहा होता है अब अपने मुल्क में रहें। बहुत रह लिया बाहर, बहुत रह लिया सोने के पिंजरे में, अब प्लास्टिक लाइफ बहुत गुजार ली, अब अपने मुल्क की लाइफ का मज़ा लें। एक अलग सुरूर आता है अपने मुल्क में। अच्छा बस भाई, आपने जॉब भी की है, बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आपके नज़र में कौन सा ऐसा डिफरेंस है? लोगों को जॉब ज़्यादा करनी चाहिए या अपना बिजनेस, कम पैसों में भी बिजनेस हो सकता है? तो थोड़ा सा डिफरेंस आप अपनी आइडियाज़ के मुताबिक शेयर कीजिए। जी सर, जी जी बिल्कुल रमेश भाई। ऑब्वियसली ऑब्वियसली अपना काम होता है, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। जॉब चाहे कितनी ही आपको ज़्यादा सैलरी क्यों ना मिल रही हो, फिर भी आप दूसरे के ग़ुलाम होते हैं। फ़ौरन नहीं छोड़नी चाहिए जॉब। अगर आपको अपना काम करना है तो जॉब के साथ साथ छोटे से स्टार्ट करें। आपको जब आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसको बढ़ाएं, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स हंट करें, उस हिसाब से अपना बिजनेस हंट करें। एक ही चीज़ पे ना टिके रहें। अगर नहीं दे रही एक चीज़ प्रॉफिट, भले आपको शौक है, उसका पैशन है, थोड़ी देर के लिए एग्ज़िट कर लें। होता है, मेरे साथ पर्सनली भी हुआ है और कुछ प्रोडक्ट्स में। और लेकिन मेरा ये है कि मैं जितनी भी मोहब्बत हो प्रोडक्ट से या जितनी भी मोहब्बत हो उस प्रोफेशन से, मैं मोहब्बत नहीं देखता। मैं देखता हूँ कि यार इनकम, अपना अपना माइंडसेट है। तो ये है कि लेकिन कुछ मेरे दोस्त हैं वो बोल रहे हैं नहीं यार मैंने इतनी मुश्किल से सेटअप किया है, ब्रांड बनाया है, ये बनाया है। मेरा ज़ाती तौर पे मेरे कितने ब्रांड्स फेल हो गए। मैं शूज़ मंगाता था पाकिस्तान से, लेदर एंड रेगजीन के। मैं अपना नाम देना चाह रहा था, कंपनी का नाम बेसिकली, लेकिन ये है कि फ़ेल हो गया। लेकिन प्रोडक्ट में सक्सेस हुई। वो प्रोडक्ट जो है वो यहीं से, कराची से ही मेरा दोस्त जो है वो शिपमेंट करता था और मैं वहाँ पे रिसीव करवाता था कतर में, और मैं कतर में सेल आउट करता था अपनी छोटी सी टीम के ज़रिए। तो बहुत अच्छा बिकता था, लेकिन ब्रांड नहीं बन पाया, नहीं लग काम किया। तो आप आगे बढ़ो ना, आप उसी के पीछे लग जाओगे। बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। TDK एक और ये की सेट कंपनी आती थी, किंग थी, लेकिन आज उसका नाम नहीं है। मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है, क्योंकि अपडेट नहीं किया उन्होंने, अपग्रेड नहीं किया अपने आप को। कोडैक है, नोकिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नोकिया मेरा स्टिल फेवरेट है। नोकिया की जो चीज़ें होती हैं सस्ती होती हैं, लेकिन इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि उसकी क्वालिटी एक अलग ही लेवल की होती है। लेकिन नहीं, सक्सेस नहीं मिली। तो कहने का मकसद है
स्ट्रैटेजी वक्त के साथ साथ अपने आप को मोल्ड करना चाहिए, बिल्कुल ही अकड़ नहीं जाना चाहिए कि नहीं भाई ये करना है तो यही करना है, नहीं, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। जैसे पानी होता है, अगर एक प्रोडक्ट नहीं चल रहा तो आप उसको या तो अपडेट करें या उसको छोड़ के एग्ज़िट करके आप दूसरा प्रोडक्ट अपनाएं, उस हिसाब से चलें। फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है तो बाद में उसको साइड पे चलाते रहें और बाद में उस पर फोकस करें। लेकिन पीछे ही पड़े रहेंगे उसके, और अगर वो प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और आवाम का भी नुकसान कर रहे हैं जिनको आप प्रोडक्ट, जब वो चल नहीं रहा है। तो एक गिव एंड टेक का मामला होता है, डिमांड एंड सप्लाई का मामला होता है बिज़नेस में, वो उसको रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। जो गिव एंड टेक, डिमांड एंड सप्लाई, ये जो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वो ज़रूरी हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे उन फार्मूलाज को तो हम सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। और जॉब का आपने पूछा कि जॉब करनी चाहिए बिज़नेस, तो ऑब्वियसली बिज़नेस प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर कोई जॉब कर भी रहा है तो उसको ये माइंड में ज़रूर रखना चाहिए कि एक ना एक दिन मैं अपना बिज़नेस ज़रूर करूँगा। ये नहीं कि जॉब पे ही डिपेंड हो जाए, जॉब पे डिपेंड होना अच्छी चीज़ नहीं है, नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी पैदा होती है। इनिशियली कर लेनी चाहिए, फ़ंड्स इकट्ठा करने के लिए कर लेनी चाहिए, अपना बिज़नेस करने के लिए पैसा चाहिए तो जॉब सबसे बेस्ट चीज़ है, लेकिन उसी को मंजिल ना बना लें। डेस्टिनेशन आप हमेशा बिज़नेस रखें, तिजारत रखें, उसी में बरकत है इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी आपका कतर में कौन सा कारोबार है और आप कैसे उसको मैनेज करते हैं, कितनी आपकी टीम है? देखिए, कतर में मेरे 4-5 हैं छोटे छोटे कारोबार। एक तो मेरा जो है वो पेट्रा के अंदर मैंने पार्टनरशिप में फ्रेंचाइज लिया हुआ है। वो एक अरेबिक चेन है गल्फ़ के अंदर, जैसे कि KFC, मैकडॉनल्ड, वेस्टर्न चेन है हमारी, जाहिद नियारी कराची की चेन है। इसी तरह बहुत फेमस पेट्रा एक गल्फ़ की चेन है जो बेसिकली इजिप्ट बेस्ड है, मिस्र बेस्ड है, लेकिन उसने गल्फ़ में ज़्यादा सक्सेस हासिल की है, स्पेशली कतर में नंबर 1 पे है वो, और टॉप चेन्स में से वो है। जैसे बर्गर होता है तो पेट्रा में हमारे पास ये होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी मर्ज़ी से पहली बात है कुछ नहीं कर सकते, उसमें यह है कि जो सिस्टम चला आ रहा है उसी को फॉलो करना है, उसी को प्रमोट करना है, उसी को सेल करना है, हम चेंजेस नहीं कर सकते। एक फॉर्मेट है पूरे उसका पेट्रा का, जैसे KFC मैकडॉनल्ड का होता है। पेट्रा में होता है कि खुबज़ होता है, जो रोटी नहीं होती जिसको हम वो शवरमे के लिए यूज़ करते हैं, पीटा ब्रेड कहते हैं इंग्लिश में। जी हाँ, इंग्लिश में पीटा ब्रेड कहते हैं, अरबी में खुबज़ कहते हैं, उर्दू में और उसका नाम मुझे नहीं याद है अभी, लेकिन क्योंकि हम लोग जब आपस में भी बात कर रहे होते हैं तो हम खुबज़ और पीटा ब्रेड ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम उर्दू में क्यों ना बात कर रहे हो। तो इसलिए मुझे उर्दू में उसका नाम बेसिकली पता ही नहीं है कि वो यूज़ नहीं होता, लेकिन पता करूँगा मैं इंशाल्लाह उर्दू में क्या कहते हैं ऐसी रोटी को, ताकि बताने में आसानी हो। और वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ भी लेके आऊँ फ्रेंचाइज़। महंगा बहुत है यहाँ लाने के लिए, कतर में भी महंगा है लेकिन उस लेवल पे नहीं है, मैनेज हो जाता है। उसको पाकिस्तान में लाना बहुत महंगा है पड़ रहा है, जो हमने सारा गेम प्लान बनाया है, सारा पेपर पे काम किया है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। लेकिन मैं इंशाल्लाह एक ना एक दिन लाऊंगा ज़रूर। कतर में मैंने उसका फ्रेंचाइज दोस्तों के साथ मिल के लिया है, मैं थोड़ा महंगा प्रोजेक्ट था। उसमें ये होता है कि खुबज़ होता है, अब उसके अंदर पर्टिकुलर चीज़ें डलती हैं, हर चीज़ नहीं डलती, पर्टिकुलर चीज़ें डलती हैं जो किसी और शवरमे वाले के पास आपको नहीं मिलेगा, जो किसी और जैसे हमारे पास होता है शवरमा सैंडविच, दज्जाज सैंडविच यानी कि चिकन का सैंडविच, और लहम सैंडविच जो कि मटन का होता है, बकरे का। जी जी, ये स्पेशलिटीज़ होती हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और इसके अंदर एक पर्टिकुलर चटनी डलती है जो पूरे कतर में आपको पेट्रा में यही चटनी मिलेगी, और कोई चटनी नहीं डाल सकते। वो एक ही टेस्ट आपको फ़िलाफ़िल का भी मिलेगा। पूरे कतर में फ़िलाफ़िल वाले तो हज़ारों हैं, दज्जाज सैंडविच बनाने वाले हज़ारों हैं कतर में, पेट्रा के अलावा लहम ये अपना चिकन और मटन सैंडविच बनाने वाले हज़ारों हैं। लेकिन पेट्रा का टेस्ट मुनफरिद है, वो आपको जिस भी पेट्रा की ब्रांच से आप खाएंगे रमेश भाई, एक ही जैसा टेस्ट मिलेगा, ये उनकी स्पेशलिटी है। तो हमारा भी यही काम होता है, क्योंकि पहले वो हमारी जो टीम हमने हायर की थी उसको ट्रेनिंग मिली है पेट्रा की तरफ से, उसको सर्टिफिकेट मिला है, उसके बगैर वो काम नहीं करने देते, क्योंकि उनका नाम ख़राब होगा ना अगर टेस्ट चेंज होता है या सर्विस चेंज होती। तो उस पर अभी मेरा फ़िलहाल उस पर डिपेंडेंट हूँ, और वो डिवाइड होती है जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, क्योंकि उसमें हम 3 पार्टनर्स हैं बेसिकली, एक इंडियन है, 2 पाकिस्तानी है, उसमें से मैं एक हूँ।
तो वो चल रहा है। इसके अलावा छोटे मोटे 2-3 वहाँ पे चल रहे हैं। एक तनूर का मेरा वहाँ चल रहा है। आप सोचोगे यार ये क्या तनूर वाला है, रोटी वाला है, तो बिल्कुल सही है, मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई शर्म हाँ, नहीं है, रोजी में तो कोई आप नहीं होनी चाहिए, रोजी में बिल्कुल नहीं जो होनी चाहिए। आप कर और सकते मैं आपको एक बात बताऊं, तंदूर की रोटी कतर के अंदर बांग्लादेशी भी कस्टमर है, अंग्रेज़ भी कस्टमर है। और वो ये वाली तंदूर की रोटी नहीं जो यहाँ बनती है, मतलब वो एक अलग लेवल होता है। वो अफ़गानी स्टाइल में बनती है, प्रॉपर बगैर मिलावट के, मतलब अच्छा आटा डलता है, भरपूर आटा डलता है, कागज़ की तरह नहीं होती। और वो 1 हफ़्ते तक सलामत रहती है, इतना ख़मीर उसका ऐसा होता है प्रॉपर जी, वो बनावट इसकी ऐसी होती है। हमारे अरबी हमारे कस्टमर है सिर्फ तंदूर की रोटी के लिए, बोलने में तंदूर की रोटी है। बांग्लादेशी हमारे कस्टमर, पाकिस्तानी तो है ही ना, पाकिस्तानी का नाम इसलिए नहीं है, वो तो तंदूर की रोटी नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। क्या लेकिन खाएंगे। ये है, हाँ बिल्कुल, और हम फ़ख्र करते हैं कि हम तंदूर की रोटी खाते हैं। लेकिन ये है कि इंडियन हमारे कस्टमर हैं, वो हमसे लेने के लिए आते हैं। पहले हमने शुरुआत इस तरह की थी, जब मैं मेरे पास इतना, मैंने अकेले जब शुरू किया था, मैं पहले शर्माता था कि तनूर तरूर में दोस्तों का नाम ले लेता था, लेकिन अब मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि रेहान भाई भी के प्रोग्राम से देख के भी कि भाई शर्म कैसी, जब आप गलत नहीं कर रहे हो तो शर्मा क्यों रहे हाँ, कोई हो। गलत ये हमारी शर्म की वजह से ही जो बिल्कुल। हमारे आने वाले लोग हैं वो फिर कामयाब नहीं होते, क्योंकि हम शर्मा के बताते नहीं हैं। जो हम कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसी जुमले ने हमें लोग क्या कहेंगे, थोड़ा सा लोग पीछे क्या रख दिया, कहेंगे, हालांकि नहीं बिल्कुल, कहेंगे। मुझे भी। लेकिन ये है कि हम इस चक्कर में हम तो कामयाब हो जाते हैं, हमारी यूथ को हम वो कुर्बानियाँ नहीं बताते, वो सेक्रीफाइसेस नहीं बताते कि लोग क्या कहेंगे। वो हम समझो छोटा लेवल है, वो वही तो बड़ा लेवल होता है, जहाँ आपने मेहनत ज़्यादा हाँ, की होती है, जिसकी वजह हम से आप कहते हैं थोड़े से। हकीकत बयान की जाए, हाँ, हकीकत बयान हकीकत, की जाए कोई। जी हाँ। तो अब शुरुआत इस तरह से की थी, और मैंने खुद की थी कतर के अंदर। मुझे तनूर खोलना था, क्योंकि मुझे पता था इसमें बहुत प्रॉफिट है। कोई हर चीज़ बंद हो जाएगी लेकिन तनूर बंद नहीं होगा भाई, क्योंकि वो हर कोई खा रहा है। कतरियों को पसंद है, शौक है तंदूर की रोटी का, अरबियों को, वो रह नहीं सकते, लेने आ जाते हैं, अपने नौकरों को भेज देते हैं, वो डब्बे लेके तंदूर की, अपने हॉट पॉट बड़े बड़े। बांग्लादेशी भाई हमारे तंदूर की रोटी पाकिस्तानी स्टाइल की खाते हैं, मतलब अच्छा। और वहाँ जो पाकिस्तानी स्टाइल की बनती है और यहाँ जो पाकिस्तानी स्टाइल की बनती है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की बनती है, और वो बल्क में निकलती है, मतलब। तो अब क्योंकि मेरे पास मशीन के पैसे नहीं थे उस वक्त, ऑटोमेटिक मशीन के, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा हो जाते हैं, तंदूर की रोटी ऐसी चीज़ें लाइन लगा लेते हैं लोग, फिर एक के बाद एक को देनी होती। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक अपनी तरफ से आइडिया किया था कि मैंने देचकियाँ ख़रीदी थी। मैं तो जॉब करता था, मैंने लड़कों को रखा था, इसमें नेपाली जी जी। मुस्लिम लड़के भी थे, बांग्लादेशी मुस्लिम लड़के भी थे, जो हमारे दोस्त हमारे साथ काम किया उन्होंने, हमारे लिए काम किया उन्होंने। वो उसमें इंडियन मुस्लिम लड़के भी थे, 1-2 पाकिस्तानी भी थे, उनको मैंने सुपरवाइज़र के तौर पे रखा था, ताकि वो काम भी कराए, लेकिन वो हेल्प भी करते थे जब ज़रूरत पड़ती थी, कोई एब्सेंट हो जाए या कोई रश बढ़ जाए तो वो आ जाते थे। ट्रेनिंग भी बिल्कुल। पाकिस्तानियों ने ही उनको दी थी, इंडियन, नेपाली और बांग्लादेशी भाइयों को, जो हमारे लिए काम करते थे। अब ये मैंने 10 देचकियाँ ली, पहले तो 8 ली थी, 8 देचकियाँ ली थी, फिर 2 और ली, लेकिन इनिशियली मैंने 8 देचकियाँ ली, बड़ी वाली जो देचकियाँ होती हैं, क्योंकि मशीन के पैसे नहीं थे तंदूर के। बड़ी वाली 8 देचकियाँ ली, उसके नीचे 8 चूल्हे लिए, जो सोलो होते हैं, एक चूल्हे में से एक ही आग निकलती है, लेकिन बड़े दायरे में निकलती। वो लाइन से इस तरह क्लीन रखे, और बस जितनी जगह थी उसको, वो गली को मैंने उसी से भर दिया। और ये लड़कों से हमने बात की थी जब स्टार्टअप किया था हमने, तो बहुत कम पैसों में काम हुआ, किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये कि वो हर देश की एक तंदूर बन गई, अब बस हर देश की भी एक लड़का चाहिए था। वो फिर हमने दोनों जो पाकिस्तानी जो मेरे दोस्त थे, जो सुपरवाइज़र के तौर पे भी काम कर रहे थे और असिस्ट भी कर रहे थे श्रीलंकन, नेपाली, बांग्लादेशी भाइयों को, वही उन्होंने ही हायर किया, उन्होंने ही लड़के ढूंढे, और उन्होंने उनको ट्रेन किया कि आता है, ऐसे गूंदना है, ये गूंदना है, वो गूंदना है। ज़्यादातर वो पाकिस्तानी लड़के गूंदते थे, ये लोग लगाते थे, और देशकी में लगा दिया नीचे वो, और दे दिया। तो ये एक तंदूर सिस्टम बन गया था। लेकिन फिर इसमें मसला ये हो रहा था, मैन पावर बहुत जा रही थी, ज़्यादा पैसे जा रहे थे लड़कों में। तो फिर लेकिन काम बहुत अच्छा चल रहा था, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था, ज़्यादा प्रॉफिट अगर नहीं भी होता था तो इनकी तो रोज़ी रोटी चल रही थी। अब मैंने कुछ अर्से पहले मंगाई थी, कुछ अर्से पहले चाइना से, वहाँ कतर में ही एक दोस्त के थ्रू, ऑटोमेटिक तंदूर मशीन। सिर्फ आपने गूंद के रख देना है आटा। अब वो आटा आपने रख दिया, जैसे एयरपोर्ट में नहीं बैग डाल देते हैं तो स्कैन होके जाता है, हाँ, ऑटोमेटिक स्कैन हो गया। ऑटोमेटिक सिस्टम पट्टी पे, इसी तरह उसमें पट्टी है, और वो उसमें आटा आपने रख दिया, वो पट्टी में जितने आपने पेड़े रखे हैं वो सब निकल, जब रास्ते में पहुंचेंगे तो वो पक चुके होंगे तंदूर। और वो नीचे बाउल है बहुत बड़ा, स्टील का टब टाइप, उसमें वो स्लाइड करके चले जाते हैं, स्लाइड करके। तो मैन पावर कम खर्च होती है, सिर्फ 2 आदमी की ज़रूरत है, एक आदमी भी कर सकते हैं काम, ऑटोमेटिक मशीन है।
और एक उस तरफ खड़ा हो जाए, एक इस तरफ घूम के डालता रहे। तो अब मसला ये हो गया कि वो कोरोना बीच में आ गया, जिसकी वजह से वो मशीन अभी तक यूज़ नहीं हुई है, वो सील हो चुकी है। तो वो मेरे जी नाम पे आई थी, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन अब मैंने लेटर वेटर तो भिजवाए हुए हैं मैंडेट करके कि ये मेरे मैंडेट है और ये मेरी गैर मौजूदगी में देखेंगे टेक्निकली, ताकि तो अगर वो अप्रूवल अभी तक आया नहीं है, जब तक अप्रूवल आ जाता है ओके बोल देते हैं वहाँ पे उस डिपार्टमेंट से, तो फिर मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो कहते हैं नहीं आपको खुद आना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा, मसला नहीं है, जाना पड़ेगा। तो वो ख्वारी होगी, वरना अगर जाए बगैर काम हो जाता है तो ठीक है। लेकिन ओके हो जाएगा, ये कोरोना की वजह से बिल्कुल। सील हो गई है। वो गलत टाइम पे मंगाई हमने, लेकिन वो हर चीज़ में अल्लाह की तरफ से बेहतरी नसीब होती है, क्या नसीब पता, नसीब की हाँ बात है। बिल्कुल नसीब तो बिल्कुल भाई है, नसीब तो बात बिल्कुल। है, ये तो है। अच्छा, आखिर में मैं चाहूँगा कौन सा आप ऐसा मैसेज देंगे जिस तरह अब्बास बंदर है, इस तरह मुख्तलिफ लोग नौजवान वो भी बन जाए और मेहनत करने लग जाए, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि लोग खुद ब खुद ऑटोमेटिक काम करने शुरू हो जाए। भाई मैं ये तो नहीं कहूँगा अब्बास कंबर जैसे बने, बहुत ख़राब बन जाएंगे वो। मैं ये ज़रूर कहूँगा रमेश भाई जैसे बने, क्योंकि मैं भी रमेश हम भाई से तक बोलने का अंदाज़ जज़ाकल्लाह नहीं ज़बरदस्त और लेवल है। और एक ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने सालों से आप कॉम्पेयरिंग कर रहे हैं, होस्टिंग कर रहे हैं। वो जो आपके अंदाज़ है वो भी बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ है, डिसेंट अंदाज़ है, सीनियर लेवल पे जो अंदाज़ होता है। जो तारिक अज़ीज़ मेरे फेवरेट, मतलब तारिक अज़ीज़ इस दुनिया से गए तो बड़ा मुझे दुख हुआ, क्योंकि वो बहुत अजीज दिल के करीब हैं। मोइन अख्तर बहुत बिल्कुल, दिल, क्योंकि ये वो लोग हैं हमें क्योंकि लगता ही नहीं है स्टार्टिंग कि ये उन्होंने कोई। की थी, हाँ स्टार्टिंग हाँ उन्होंने की थी ना। जी हाँ, स्टार्टिंग उन्होंने की और उन्होंने एक नया नाम दिया। आपका भी अपना अंदाज़ है, आपको उनका अपना अंदाज़ था, लेकिन वो लेजेंड्स हैं वो भी। और वो ज़िंदा है, मैं कहूँगा वो इस दुनिया से नहीं गए। अगर ज़िंदा नहीं होते तो हम और आप उनकी बात नहीं कर रहे होते, और बिल्कुल हमें भी अल्लाह उस लेवल पे पहुँचाए अगर हम इंशाल्लाह, उनको हर फॉलो किसी को करें। पहुँचाए, मेहनत करें, हाँ हाँ मेहनत करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। और जैसे वो लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे, वो लोग एक दूसरे की टांग नहीं खींचते थे, वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। तो हम भी ऐसे चलें, आपकी तरह तमीज़ से बात करें, ना कि मजाक उड़ाएं दूसरों की तरह। आपसे बिल्कुल तमीज़ सीखें हम। तो एक दूसरे से कोलैबोरेटिव उसमें सीख चलना होगा। जैसे रेहान अहमद अल्लाह वाला भाई भी कहते हैं कि कंपटीशन बिल्कुल मत करो, कोलैबोरेशन करो। जो आपको आता है आप बिल्कुल मुझे बताएं, जो मैं मुझे आता है मैं आपको बताऊं। अपने बिल्कुल बच्चों से भी सीखो, अपने बड़ों से भी बिल्कुल सीखो, और दूसरों को सिखाओ भी, और इस पे अमल भी करो, बिल्कुल, ताकि अमल हम करो मिल भाई। के सक्सेस करें। अब टांग काटने में क्या होता है कि वो एक वक्ती तौर पे तो कोई सक्सेस हासिल हो जाती है, लेकिन वो अपनी बेस पे नहीं होती, हाँ दूसरे को गिरा के होती है। बिल्कुल, और दिल और ज़मीर मुतमईन नहीं होगा, इंसान काम वो मुतमिन नहीं करे होता, जिससे दिल और ज़मीर मुतमईन हो। ज़मीन मुतमईन हो, बिल्कुल। बल्कि मैं तो कहता हूँ रमेश भाई आप बहुत सादा हैं, आप बहुत, दिल आपका साफ़ है, दिल आपका पाक है। क्योंकि मैं पहली बार है आपसे ना? बात नहीं कर रहा, और मैसेंजर पे भी हम बात किया करते थे, एक ज़माना हो गया, बिल्कुल कोरोना नया नया आया था तो। लेकिन यह है कि फिर आप भी बिज़ी हुए बीच में, मैं भी बिज़ी हुआ, हाँ लेकिन मैसेजेस तो चलते थे, मैसेजेस चलते थे। बिल्कुल 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 और दूसरा ये कि अब जो ज़माना आ गया, मुझे तो लगता है दिल और ज़मीर जो है उसको और मज़ा आता है जब लोग गलत काम कर रहे होते हैं या दूसरों की टांग खींच रहे होते हैं, हाँ क्योंकि वो बिल्कुल बेहिसी चली आई ना। हाँ आप अगर जिस तरह बात करते हैं, अगर सब लोग इस तरह बात करने लग जाएं, तो मैं, मेरे लिए तो दुनिया जन्नत हो जाए। यहाँ तो मैं सलाम करता हूँ तो आगे से जवाब नहीं आता, आप तो मुस्कुरा मुस्कुरा के हाँ हाँ यूँ यूँ कर रहे हैं, तो दिल में खुशी हो रही है, खून बढ़ रहा है ना। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आए, और एक खामखा भी अदब करना चाहिए जैसे आप कर रहे हैं। मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन आप एक इंसानियत के नहीं नाते नहीं, कर रहे हैं आपने ना। बिल्कुल आप कर रहे जी हैं क्योंकि भाई अब्बास भाई, कंबर भाई जो हैं हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, तो उनको तमीज़ से बात करूँ तो इसमें क्या बुराई है, ये तो बिल्कुल अच्छा ही बात है। क्यों नहीं हम, वो एक जो अकड़ू अंदाज जो आ गया है हमारे ये कराची में ख़ास तौर पे, आहिस्ता आहिस्ता, और पूरे पाकिस्तान में भी हो गया कि भरम में बात करनी है, नकली भरम चौधरी वडेरे स्टाइल में बात करनी है, ये मूंछों को ताव देना ज़रूरी है। मूछ नहीं तो मर्द नहीं, मतलब मैं तो फिर मर्द हो ही नहीं फिर भाई, मतलब मेरी तो मूछ और दाढ़ी दोनों नहीं। मतलब ये क्या लॉजिक है, ये क्या लॉजिक है। कहने का बिल्कुल मकसद है बस मैं कहूँगा कि रमेश भाई को और रमेश भाई जैसों को फॉलो किया जाए, इनसे सीखा जाए। ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है हमारे लिए, और हमें इनसे सीखना चाहिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया अब्बास कुबर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। देखते हैं कि लोग खुद ब खुद अपने लिए करते हैं, जो न्याज होती है, निवड़त होती है, अखलाक होता है, अदब होता है, जो भी हम करते हैं वो इंसान दूसरों के लिए नहीं करता, अपने लिए करता है। तो हमारी हम हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि दुनिया में रहने वाले लोग आपस में मोहब्बत से रहें, प्यार प्रेम से रहें, शांति से रहें, और अपने कारोबार से सिंसियर हो, और अपने दिल और ज़मीर को मुतमईन रखने के लिए काम करें, न कि दूसरों को खुश रखने के लिए। तो हमारे बिल्कुल रमेश टाइम भाई, पूरा आप होता है। आपका आपका भाई हूँ, दोस्त हूँ, तो मैं लिबर्टी लूँगा और आपको तंग करूँगा। आपने एक बात कही कि कीमती वक्त,
तो कीमती वक्त तो मैंने नहीं निकाला। ये वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो कीमती है, क्योंकि अगर ये वक्त कीमती नहीं है तो मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए, फिर मैं वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। ये वक्त कीमती है मेरे लिए, इसलिए मैं आपको वक्त दे रहा हूँ। मेरा कीमती वक्त नहीं है, मतलब ये टाइम जो प्रेजेंट में हमें जीना चाहिए माइंडफुलनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ। अगर मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो जैसे रेहान अहमद अल्लाह वाला भाई बोलते हैं, नमाज़ पढ़ रहे हो तो फिर कुछ और नहीं सोचना, फिर रमेश भाई के बारे में नहीं सोचना, फिर अपने दोस्तों के बारे में नहीं सोचना, बच्चों के बारे में, वाइफ के बारे में, अम्मी के बारे में, फिर नमाज। तो वो कीमती टाइम है मेरा। जब मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो नमाज को देना टाइम तो कीमती होगा, तो मुझे कामयाबी। इसलिए जब मैं रमेश भाई से बात कर रहा हूँ फिर कुछ और नहीं सोचना। तो मतलब ये कि ये कीमती टाइम है जिसमें मैं जी रहा हूँ, तो मुझे कामयाबी हासिल होगी। लेकिन अगर मैं रमेश भाई से बात करते हुए ये सोचूं, यार मेरी वाइफ कैसी होगी, अब्बू कैसे होंगे, अम्मी कैसे होगी, बच्चे कैसे होंगे, कारोबार कैसा होगा, अरे यार उससे बात करनी है, खाना खाना है, तो फिर वो, इसलिए तो हम कामयाब नहीं हो रहे। बिल्कुल। हम कामयाब कब होंगे रमेश भाई? जैसा कि आप भी सोचते हैं, जैसे कि मैं भी सोचता हूँ, हमारा दोनों का दिमाग मिलता है कि जिस टाइम जो कर रहे हो वो ही कीमती है। वो कर लिया फिर उसको भूल जाओ। फिर अभी जैसे ये इंटरव्यू आपने किया, आपके लिए कीमती है। अभी अगला कोई भी मेहमान आए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए या चाहे मेरे जैसा कोई आए, यानी बड़ा लेवल छोटा लेवल बता दिया ना, लेकिन जिसका भी करेंगे आप अब उसमें ध्यान देंगे तो सक्सेस होगी। इसलिए आपकी हम तारीफ़ करते हैं, इसलिए हम आपकी मिसाल देते हैं कि रमेश भाई की तरह देखो, रमेश भाई की तरह बनो, रमेश भाई की तरह बात करो, रमेश भाई की तरह डिसेंसी हो, एक ग्रेस है ना। थैंक यू सर। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी सर। जब बात बस हम आपसे रब्ता तो यकीन रहेगा, क्योंकि हमारा ताल्लुक ऐसा है कि हम रब्ते के बगैर रह नहीं सकते। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रमेश कुमार बीएम को दीजिएगा इजाज़त। अगले नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।